साथियों नमस्कार। मेरे 35वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। हाल में ही भारत के गृह मंत्री ने एक बयान दिया और जिससे भाषाओं का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। ये तर्क दिया जा रहा है कि उनका बयान 3 लैंग्वेज फार्मूला पर आधारित है। गृह मंत्री ने कहा कि दूसरी भाषा के तौर पर भारत के सभी बच्चों को हिंदी सीखनी होगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, ये कब आया और वास्तव में ये कहता क्या है। सबसे पहले जो त्रिभाषा सूत्र है वो 1956 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में डिस्कस किया गया। उसके बाद जो है इसे चीफ मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई 1961 में, उसमें थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया और अप्रूव किया गया। कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8.31 से लेकर 8.40 तक 3 लैंग्वेज फार्मूला पर बात की है। इन तमाम पैराज में जो जानकारियां दी गई हैं कोठारी कमीशन में, उन जानकारियों को मैंने 8 सवालों के अंतर्गत सजाने की कोशिश की है और आप सबके सामने उन्हें रख रहा हूं। इन सवालों के जरिए हो सकता है कि हमें त्रिभाषा सूत्र जो कोठारी कमीशन में कहा गया है उसे समझने में मदद मिले। तो जैसा कि बताया गया कि पहली बार ये 1956 में इस पर विचार किया गया कि भारत के विद्यार्थियों को स्कूलों में कौन सी भाषाएं सीखनी चाहिए। तो केब कमेटी जिस फॉर्मूले को लेकर के सामने आई उसे 3 लैंग्वेज फार्मूला कहा गया। बाद में चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में 1961 में उस फार्मूले को अप्रूव किया गया। इस फार्मूले का सबसे बड़ा दावा ये है कि ये फार्मूला जो है वो इक्वालिटी के सिद्धांत पर टिका हुआ है। इक्वालिटी किन के बीच में? इक्वालिटी हिंदी स्पीकिंग एरियाज और नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज के बीच में। ये फार्मूला जो चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में अप्रूव किया गया, उसके हिसाब से तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी स्पीकिंग एरियाज के विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा कोई एक अन्य भारतीय भाषा सीखेंगे। 3rd लैंग्वेज की बात हो रही है। और नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज के विद्यार्थी हिंदी सीखेंगे। इसकी इस बात के आधार पर ये दावा किया जाता है कि ये जो सिद्धांत है त्रिभाषा सूत्र, ये इक्वालिटी के सिद्धांत पर टिका हुआ है। अब आते हैं हम अपने 8 सवालों पर जिनका जिक्र मैंने पहले किया। सबसे पहला सवाल ये है, व्हाट इज़ 3 लैंग्वेज फार्मूला एज पर कोठारी कमीशन। अपने पैरा 8.34 में कमीशन कहता है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जो सबसे पहली भाषा पढ़ी जाएगी वो है द मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज। दूसरी भाषा के तौर पर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन और द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन सो लॉन्ग इज एज इट एग्जिस्ट्स। पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी भाषा संघ की राजभाषा या संघ की जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी अंग्रेजी जब तक वो बनी रहती है तब तक उसे सीखेंगे। और तीसरी भाषा के तौर पर एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज सीखी जा सकती है जो कि पहली और दूसरी भाषा के तौर पर नहीं सीखी जा रही है। ये त्रिभाषा सूत्र
जो कोठारी कमीशन ने कहा, जो चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में 3 लैंग्वेज फार्मूला है, उसमें जो हिंदी है उसको तीसरे स्थान पर रखा गया था। लेकिन त्रिभाषा सूत्र में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी है, उसे दूसरी जगह पर जो है रखा गया है, और तीसरे में कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो हिंदी भी हो सकती है अगर वो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर नहीं पढ़ी जा रही है। तो दूसरा सवाल ये है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला में मातृभाषाओं को क्या जगह दी गई है। अगर हम जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है जो कोठारी कमीशन में दिया गया है उसे ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि इसमें मातृभाषाओं के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके केस में इसमें मातृभाषाओं के लिए जगह दी गई है। आपके स्क्रीन पर जो एक चार्ट दिखाई दे रहा है जो कमीशन के पेज नंबर 194 पर दिया गया है, अगर आप इसे ध्यान से देखें, जिसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला को चार्ट के जरिए समझाया गया है, वो क्या बता रहा है। इसमें जो पहला हिस्सा है जो इसके लेफ्ट साइड पर दिखाई दे रहा है वो हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ के लिए है, और जो राइट साइड पर जो 2 हिस्से हैं वो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ के लिए है। आप अगर इसमें ध्यान से देखें तो फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर हिंदी है, नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर रीजनल लैंग्वेज है। इसमें कहीं पर भी मातृभाषा का जिक्र नहीं आता है। तो ये बात हमें साफ हो जानी चाहिए कि कोठारी कमीशन सिर्फ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के केस में मातृभाषा पढ़ाए जाने की बात कर रहा है। अन्य जो समूह हैं जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के दायरे में नहीं आते, उनके लिए कोठारी कमीशन ने मातृभाषाओं की बात नहीं की है। तीसरा सवाल आता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज को, जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, संघ की राजभाषा को इस फॉर्मूले में क्या स्थान मिला है। कमीशन कहता है कि हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड इज एक्सपेक्टेड टू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टू बिकम द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द कंट्री। इट्स अल्टीमेट इंपॉर्टेंस इन द लैंग्वेज करिकुलम will be second only to that of the mother tongue। यहाँ पर कमीशन ये कह रहा है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी की जगह है वो सेकंड होगी मदर टंग के बाद। लेकिन आपने ऊपर देखा जहाँ पर फॉर्मूला बताया गया है वहाँ पर सेकंड लैंग्वेज के तौर पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, और उसमें जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका भी जिक्र किया जा रहा है। तो कमीशन यहाँ पर कंफ्यूज लगता है कि सेकंड लैंग्वेज के तौर पर उसे सिर्फ हिंदी की बात करनी है या सेकंड लैंग्वेज के तौर पर उसे एसोसिएट जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी अंग्रेज़ी उसकी भी बात करनी है। ये जो है कोठारी कमीशन का कन्फ्यूज़न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कमीशन कहता है द स्टेज एट विच हिंदी और इंग्लिश शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन ए कंपल्सरी बेसिस एज ए सेकेंड लैंग्वेज एंड द पीरियड फॉर विच इट शुड बी टॉट विल डिपेंड ऑन लोकल मोटिवेशन एंड नीड एंड शुड बी लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ ईच स्टेट। अब यहाँ पर कमीशन एक और बात कह रहा है। वो कह रहा है कि सेकंड लैंग्वेज के तौर पर जो है वो हिंदी या अंग्रेज़ी में से किसे कंपल्सरी बनाना है ये राज्यों पर निर्भर करता है। यानी ये बाध्यकारी नहीं होगा कि वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर हिंदी पढ़ाएं या अंग्रेज़ी पढ़ाएं, यानी कि उन दोनों में से कोई एक भाषा ही पढ़ाएं, ऐसा बाध्यकारी नहीं होगा। लेकिन इससे पहले जो आपको
कोठारी कमीशन से पढ़ के सुनाया, उसमें वो कह रहे हैं कि जो मातृभाषाओं के बाद हिंदी की जगह दूसरी होगी, यानी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर उसे पढ़ाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कोठारी कमीशन में कई कन्फ्यूज़न है और कई कंट्रडिक्शन है हिंदी और अंग्रेज़ी को लेकर के, ऑफिशियल लैंग्वेज और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के जो कोठारी कमीशन है वो बहुत साफ नहीं है। उसकी पोजीशन जो है वो एक पैरा से दूसरे पैरा में बदलती जा रही है। सवाल यह है कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी अंग्रेज़ी के लिए इस सूत्र में क्या जगह है। कमीशन कहता है English will continue to enjoy a high status so long as it remains the principal medium of education at the university stage and the language of administration at the center and in many of the states। जब तक उच्च शिक्षा में अंग्रेज़ी एक माध्यम के तौर पर और केंद्र सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में और राज्य सरकारों के एडमिनिस्ट्रेशन में अंग्रेज़ी का उपयोग हो रहा है, तब तक अंग्रेज़ी एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती रहेगी। दूसरा, अपने पैरा 8.38 में कमीशन कह रहा है इट इज़ ट्रू दैट इंग्लिश विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी लैंग्वेज टू बी स्टडीड एट दिस स्टेज। एट दिस स्टेज मीन एट द स्टेज ऑफ यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन। तो अगर लाइब्रेरी की भाषा अंग्रेज़ी होगी, लाइब्रेरी में अगर किताबें अंग्रेज़ी में रखी जाएंगी, उनकी ख़रीद अंग्रेज़ी में होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो हायर एजुकेशन का जो मीडियम है वो इंग्लिश होगा। और अगर हायर एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश होगा तो लोअर लेवल पर जो एस्पिरेशन होगी विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में, वो अंग्रेज़ी सीखने की होगी, क्योंकि उन्हें फिर हायर एजुकेशन में एक नई भाषा को सीखने और उसमें अपनी प्रोफिशिएंसी बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ये एस्पिरेशन शुरू से हो सकता है कि वो अंग्रेज़ी में अपनी पढ़ाई करें और अंग्रेज़ी एक भाषा के तौर पर सीखें। पांचवा सवाल ये है कि कमीशन के हिसाब से किस स्टेज तक एक ही भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। अपने पैरा 8.35 पर कमीशन कह रहा है कि लोअर प्राइमरी स्टेज पर केवल एक भाषा पढ़ाई जानी चाहिए और एक बड़ी जो आबादी है उसके लिए ये रीजनल लैंग्वेज होगी। तो इसका मतलब ये है कि शुरू से, जैसा कि अभी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज आया है, उसमें सरकार ने फाउंडेशनल स्टेज से ही, यानी कि प्री प्राइमरी और पहली और दूसरी कक्षा से ही 2 भाषाओं का प्रस्ताव रखा है। लेकिन कोठारी कमीशन के हिसाब से जो लोअर प्राइमरी स्टेज है, यानी क्लास जो 1 और 2 है, उसमें सिर्फ एक ही भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। छठा सवाल ये है कि किस स्टेज पर 2 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए कमीशन के हिसाब से। तो अपने पैरा 8.3 में कमीशन कह रहा है कि एट द हायर प्राइमरी स्टेज ओनली 2 लैंग्वेजेस शुड बी स्टडीड। हायर प्राइमरी स्टेज पर जब वो तीसरी, चौथी और 5वीं में विद्यार्थी जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है केवल 2 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए वो? पहली मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, और दूसरी द ऑफिशियल और द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। केंद्र संघ की जो है राजभाषा या उसकी सह राजभाषा, 2 भाषाएं जो हैं वो हायर प्राइमरी स्टेज पर पढ़ाई जानी चाहिए। तो कमीशन जो है वो लोअर प्राइमरी स्टेज पर एक भाषा का और हायर प्राइमरी स्टेज पर 2 भाषाओं का प्रस्ताव रखता है। इसके जो उलट है
वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडर स्टेजेस लोअर प्राइमरी स्टेज पर भी 2 भाषाओं को पढ़ाने की बात कर रहा है। अब आता है 7वां सवाल कि कोठारी कमीशन के हिसाब से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला स्कूलिंग के किस लेवल पर लागू होता है। अपने पैरा 8.37 में कमीशन कह रहा है कि लोअर सेकेंडरी स्टेज यानी क्लासेस 8 to 10 इस लेवल पर 3 भाषाएं पढ़ना ऑब्लिगेटरी होगा, कंपल्सरी होगा। ये वो स्तर है जिसकी बात करते हुए त्रिभाषा सूत्र की बात की जानी चाहिए कोठारी कमीशन के हिसाब से। इसके लिए कमीशन तर्क देता है कि द मोस्ट सुटेबल स्टेज फॉर मेकिंग द लर्निंग ऑफ 3 लैंग्वेजेस कंपल्सरी अपीयर्स टू बी लोअर सेकेंडरी स्टेज, दैट इज 8 to 10, where smaller number of pupils are involved and better facilities and teaching personals can be provided। यानी रिसोर्सेस की बात भी है। वो ये मान के चल रहे हैं कि लोअर प्राइमरी स्टेज पर, अपर प्राइमरी स्टेज पर और जो मिडिल स्टेज है उस पर बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे, छट जाएंगे अलग अलग कारणों से। और अब आपके पास में 8वीं से 10वीं तक जो विद्यार्थी है उनकी संख्या कम बचेगी और यहाँ पर आप जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग 3 भाषाओं को सिखाने के लिए कर सकते हैं। तो एक तो जो तर्क है वो रिसोर्सेज से निकल करके आ रहा है कि जो लोअर सेकेंडरी स्टेज है उस पर 3 भाषाएं क्यों पढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा तर्क निकल के ये आता है क्योंकि जो लोअर प्राइमरी स्टेज है उस पर वो एक भाषा सीख चुके हैं और अपर प्राइमरी स्टेज पर और मिडिल स्टेज पर वो 2 भाषाएं सीख रहे हैं। तो अब ये मौका हो सकता है जबकि उनके सामने तीसरी भाषा का जो है विकल्प रखा जाए और या उनके उसको पढ़ने के लिए उन्हें जो है बाध्य किया जाए। तो अब एक साथ उन पर 3 भाषाओं का जो बोझ नहीं पड़ेगा और वो एक भाषा लोअर प्राइमरी स्टेज पर और एक अन्य भाषा जो है हायर प्राइमरी स्टेज पर और 2 भाषाएं जो है वो मिडिल स्टेज पर सीख करके आएंगे। तब जा कर के वो जो लोअर हायर सेकेंडरी स्टेज है उसमें तीसरी भाषा सीखने के लिए जो है अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं 8वें सवाल पर। हमने शुरू में ये कहा था कि कोठारी कमीशन का ये दावा है और जो 3 त्रिभाषा सूत्र है जो चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में जिसे अप्रूव किया गया और बाद में कोठारी कमीशन ने उसे थोड़ा मॉडिफाई किया। इसका दावा ये है कि यह जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ और नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ हैं उनके बीच में इक्वालिटी के सिद्धांत पर टिका हुआ है। क्या सचमुच ये इक्वालिटी के सिद्धांत पर टिका हुआ है? हम कोठारी कमीशन से ही एक इसका पक्ष निकाल कर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम ये समझ सकेंगे कि क्या सचमुच में जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ और हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ हैं उसमें ये सिद्धांत इक्वलिटी के सिद्धांत पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। सवाल ये है कि क्या हिंदी भाषी क्षेत्रों में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के रूप में L3 का चुनाव करने के लिए मोटिवेशन को एक आधार बनाया गया है, जबकि L2 या L3 के रूप में हिंदी सीखने के लिए और हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए मोटिवेशन को आधार नहीं बनाया गया है। अपने पैरा 8.37 में कोठारी कमीशन कह रहा है, बाय एंड लार्ज द पीपल्स इन द हिंदी एरियाज विल स्टडी हिंदी, इंग्लिश and a modern Indian language, while the vast majority of peoples in non-Hindi areas will learn the regional language Hindi and English। अपने इसी पैरा में यानी पैरा 8.37 में
कमीशन कहता है कि सिलेक्शन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग एरियाज द क्राइटेरिया शुड बी द मोटिवेशन ऑफ द पीपल्स फॉर स्टडिंग दैट लैंग्वेज। पहले और दूसरे सिद्धांत को एक साथ पढ़ने पर पता चलता है कि तीसरी भाषा का चुनाव करने के लिए कोठारी आयोग ने उत्तर भारत के लोगों का मोटिवेशन केंद्र में रखा है, लेकिन अहिंदी भाषी क्षेत्र पर हिंदी सीखने के लिए मोटिवेशन को केंद्र में नहीं रखा है। अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए उन्होंने हिंदी सीखने को बाध्यकारी बनाकर प्रस्तुत किया है, जबकि तीसरी भाषा के रूप में अगर कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सीखनी है तो उसमें ये वो सिद्धांत सामने रख रहे हैं कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनके विद्यार्थियों का जो मोटिवेशन है, उनकी जो इच्छा है, वो किस भाषा को सीखने की है ये जाना जाए। लेकिन अहिंदी भाषी क्षेत्रों की जो इच्छा है तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी सीखने की है या नहीं, इसको जानने की ज़रूरत कोठारी कमीशन ने महसूस नहीं की है। तो अब आप ये अंदाज लगाने की कोशिश कीजिए कि जिस इक्वालिटी के होने का दावा कोठारी कमीशन और त्रिभाषा सूत्र कर रहा है उसमें कितना दम है। जब हम मोटिवेशन को एक पहलू के तौर पर यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदी भाषी और अहिंदी भाषी क्षेत्रों के बीच में जब तीसरी भाषा के तौर पर चुनाव का सवाल आ रहा है तो कमीशन कह रहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का जो मोटिवेशन है, उनकी इच्छा है, वो ये देख सकते हैं कि रोज़गार में, नौकरियों में, अपने जो इकोनॉमिक और सोशल जो मोबिलिटी है, अपलिफ्टमेंट में उनका जो है उस भाषा का क्या इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इस सिद्धांत को वो जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ है उसमें हिंदी सीखने को लेकर के मोटिवेशन का ये सिद्धांत लागू नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने त्रिभाषा सूत्र के इतिहास को समझने की कोशिश की। हमने ये समझने की कोशिश की कि कोठारी कमीशन त्रिभाषा सूत्र को लेकर के और भाषा सिखाए जाने को लेकर के क्या कहता है। हमने ये समझने की कोशिश की कि कोठारी कमीशन में मातृभाषा के लिए कितनी जगह है या है भी कि नहीं है। कोठारी कमीशन में दिए गए चार्ट के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की कि कोठारी कमीशन के हिसाब से त्रिभाषा सूत्र में मातृभाषा के लिए कोई भी जगह नहीं है। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि इक्वालिटी के जिस सिद्धांत का दावा किया जा रहा है हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ और नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ के बीच में, कोठारी कमीशन की जो मंशा है वह उस सिद्धांत पर भी खरी नहीं उतरती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनके पास दस्तावेज़ों के आधार पर सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है। अगर आपके जानकार लोग हैं जो कहीं बीएड कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, डीएड में है या एजुकेशन के दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं जिसमें उनको भाषाओं को, ख़ास तौर पर त्रिभाषा सूत्र को समझने की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।